एवरीवन, लास्ट क्लास के अंदर मैंने केमिकल काइनेटिक को स्टार्ट किया था और केमिकल काइनेटिक को स्टार्ट करते हुए मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, मैंने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आपको बताया था। केमिकल काइनेटिक्स मैंने बताया था। केमिकल काइनेटिक्स को आप क्यों पढ़ते हो? केमिकल काइनेटिक्स को आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि हम रिएक्शन कितने देर बाद हो रही है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, कितने टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, आप उसकी स्टडी कर सकते हो। फिर हमने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, हम डिस्कस कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर आपने पढ़ा था कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या पढ़ा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन था डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम इंटरवल के साथ। वो था रेट ऑफ रिएक्शन। फिर रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के मैंने आपको तरीके बताए थे। तरीके क्या थे? फर्स्ट क्या था? ऑलवेज चेंज की फॉर्म में होगा, ऑलवेज चेंज की फॉर्म में होगा, हमेशा ही चेंज की फॉर्म में होगा, उसको हमेशा ही चेंज की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? डेल्टा से, डेल से और डी से, इन साइन का हम यूज करेंगे। दूसरा क्या था? चेंज ऑलवेज बी पॉजिटिव, चेंज हमेशा ही पॉजिटिव होगा। मतलब तो चेंज आएगा किसके अंदर? रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। जब भी कोई चेंज आएगा वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। थर्ड क्या था? चेंज जो होगा, चेंज किसका? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। किस में? कंसंट्रेशन में। चेंज इन कंसंट्रेशन, किस की कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा ही क्या होगी? इक्वल होगी। ऐसा मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया था कि जैसे जैसे रिएक्शन घटेगी, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा, रिएक्टेंट गायब होगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। मैंने बताया प्रोडक्ट अपीयर होगा। जब आपके पास रिएक्टेंट है, जब आपके पास रिएक्टेंट था, रिएक्ट करने से पहले ये आपके पास नहीं था। ये कब मिला? प्रोडक्ट कब मिला? प्रोडक्ट हमें तब मिला जब रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया। लेकिन रिएक्ट करने से पहले ये सारा प्रेजेंट था, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे रिएक्ट किया, इसमें डिसअपीयरेंस होना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे रिएक्ट किया, रिएक्टेंट डिसअपीयर हुआ। जैसे रिएक्ट किया, जिससे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट ने रिएक्शन स्टार्ट किया, ये अपीयर होना शुरू हुआ, ये अपीयर हुआ। ये क्या हुआ? अपीयर हुआ। तो मतलब क्या कि जितना ये डिसअपीयर होगा, उतना ये क्या होगा? अपीयर होगा। मतलब जितनी रेट होगी, किसकी रेट होगी? इसकी डिसअपीयर होने की, उतनी ही इसकी अपीयरेंस की क्या होगी? रेट होगी। यस, ये घटता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज करता है, ये किसमें डिक्रीज होता है? इसको नेगेटिव साइन से फॉर्म करेंगे। रिएक्टेंट की रेट हमेशा ही नेगेटिव साइन से परफॉर्म करेंगे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा ही नेगेटिव साइन से शो करेंगे। रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। इसकी जो रेट होगी, रेट ऑफ
reactant always shown by negative sign. क्यों? क्योंकि बिकॉज इट डिक्रीजेस, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसका रेट, प्रोडक्ट का रेट हमेशा ही पॉजिटिव होगा. रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा. दूसरा जो चेंज आएगा, किसमें चेंज आएगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, वो हमेशा ही इक्वल होगा. कैसे? जैसे मान लो कोई रिएक्शन मेरे पास है, कोई भी रिएक्शन मेरे पास है, ध्यान देना प्लीज. कोई रिएक्शन है A प्लस बी कन्वर्ट C प्लस डी. क्या होगा? इसमें जो चेंज आया डेल्टा ए, इसकी कंसंट्रेशन में डेल्टा टी, माइनस साइन आया. क्यों माइनस साइन आएगा? क्योंकि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये डिक्रीज होती है. ये इक्वल होगा, इसमें जो चेंज आया डेल्टा बी, इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है उसका मतलब कंसंट्रेशन है डेल्टा टी, साइन माइनस आएगा, इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, ये साइन पॉजिटिव आएगा, इक्वल टू डेल्टा डी, कंसंट्रेशन किसकी? डी की. ये क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, इसको ध्यान देना प्लीज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डी बाई डी, इसका मतलब भी चेंज है, डिफरेंशियल चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी प्लस में डी सी बाई डी टी, डी डी बाई डी टी. यस, ये ऐसे आएगा. दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है, क्या? अगर ये मान लो कोई रिएक्शन है 2A प्लस 3B कन्वर्ट इंटू 4C, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंट रिएक्शन है. किससे डिफरेंट है? ये इससे डिफरेंट है. अगर मान लो मैं लास्ट रिएक्शन की बात करूं, A प्लस बी कन्वर्ट C प्लस डी, इसमें स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट? जो ये 2 है, ये स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, 3 है स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, 4 है स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है. इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 है. इसका कितना है? 1 है. इसका कितना है? 1 है. इसका कितना है? 1 है. तो यहाँ पे क्या था, जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता था तो इसका भी 1 मोल रिएक्ट करता था, इसका 1 मोल बनता था, इसका 1 मोल बनता था. लेकिन यहाँ पे जब A के 2 मोल रिएक्ट करते हैं, जब A के 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो B के 3 मोल रिएक्ट करते हैं, और वहां पे 4 मोल बनते हैं किसके? C के. अब इसको ऐसे लिखना, मान लो मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी. डेल्टा सी पॉजिटिव आएगा. क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि उसका साइन वो प्रोडक्ट साइड है. अब यहाँ पे क्या है, जब इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसका कितने रिएक्ट करते हैं? 3. तो हमें इक्वल करना है, क्योंकि चेंज ऑलवेज क्या होगा? इक्वल. ये तो इक्वल नहीं है. इक्वल क्यों नहीं है? जब इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसे तो कितने कर रहे हैं? 3. इसे कितने कर रहे हैं? 4. तो इसको इक्वल करने के लिए जो जिसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी से उसको डिवाइड कर देंगे. कैसे? इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो उसको 1 से डिवाइड कर दो, इसको 1 से डिवाइड कर दो, इसको 1 से डिवाइड कर दो. दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन. वी कैन से दैट जनरली मैं एक्सप्रेस करूँ, मान लो कोई रिएक्शन ये है H2 प्लस I2 कन्वर्ट इंटू 2HI, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करूंगा मैं? तो इसका तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है. तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा टी, साइन माइनस 1 है तो 1/1, कोई इसका खास इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता. इक्वल होगा माइनस डेल्टा I2 अपॉन में डेल्टा टी. वाई यूज माइनस साइन बिकॉज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है. 1/1 इसका खास इफेक्ट नहीं होता, बट 2 है तो 1/2 पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है. इसके लिए क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा. यस.
तो आपको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी ये डिस्कस किया था। इन जनरल अगर मान लो मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल फॉर जनरल रिएक्शन जनरलाइज कर देता हूं, फॉर ए जनरल रिएक्शन फॉर ए मोल ऑफ ए बी मोल ऑफ बी कन्वर्ट सी मोल ऑफ सी डी मोल ऑफ डी। अगर आपके पास ये है तो आप कैसे इसको लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस 1/a, ए इज स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस 1/b, वाई बी यूज बिकॉज बी मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसको 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, बी को बी से डिवाइड करेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड में डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टी, चेंज सॉरी विद टाइम इंटरवल डी, चेंज इन डी विद टाइम टी। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब मन में क्वेश्चन ये आया होगा कि सर इस ए को ए से डिवाइड क्यों नहीं किया, 1 को बनाने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए ए बाई ए, ऐसा क्यों नहीं किया हमने, ऐसा इसलिए नहीं किया, समझो जो चेंज आया है ना वो ए मोल की कंसंट्रेशन में आया है, इस चेंज के अंदर ना ये ए मोल ही है, तो अपने आप में यहाँ पे ये ए है इसके साथ, तो इसको हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका चेंज खत्म हो जाएगा। यस, तो ऐसा इसके लिए है। तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर तुम्हें बढ़ाया था, ये कराया था, ये हमने यहाँ तक किया था। एक क्वेश्चन मैं सोल्व कर लेता हूँ, कोई क्वेश्चन है, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया मीन्स NH3, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and hydrogen, the rate of disappearance of N2 is 3.6 cross 10 raised to power minus 3 mole per liter per second, mole per liter per second। कैलकुलेट द फॉलोइंग। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। फर्स्ट उसने पूछा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, सेकंड पूछा रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड पूछा रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो पॉज करके, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो इसका सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें रिएक्शन के बारे में बताओ कि रिएक्शन एक्चुअली रिएक्शन है क्या। इसने बोला रे द फॉर्मेशन ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया कैसे बना, N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3, ऐसे ये फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। अब मैं इस रिएक्शन के बारे में ऐसा लिख सकता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो वो क्या है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इन N2 इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इन H2 इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। ये ऐसे होगा। और मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जैसे जो गिवन है मेरे को 3.6, मेरे को जो गिवन है ये ऐसे है, और हमें पता है कि जो रेट है, वो रेट डिसअपीयरेंस का रेट कैसे होगा, डेल्टा
कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई डेल्टा टी इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 प्लस का डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा टी। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको जो गिवन है, वो गिवन क्या है आपको, वो गिवन है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2। तो ये आपको गिवन है, आपको निकालना क्या है, फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो ये इसके इक्वल है, तो माइनस डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू प्लस में 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा टी। तो डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 इंटू वैल्यू कितनी है इसकी, वैल्यू 3.6 क्रॉस 10⁻⁻3। तो कितना आया, ये आया 2.7 क्रॉस 10⁻⁻3। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ इसका क्वेश्चन का। ये फॉर्मेशन आया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। सॉरी ये वैल्यू जो माइनस में मिलेगी तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको किसका निकालना है, H2 का निकालना है। तो इसको इक्वल रखोगे, तो ये इसको इक्वल रखोगे तो ये H2 का वैल्यू आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी एक को एक इक्वल रख दो, वो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, डिसअपेरेंस और अपेरेंस। ये अपेरेंस के ऊपर और डिसअपेरेंस के ऊपर आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। नाउ अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन मैं करा चुका हूं इसकी। रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी 3 टाइप की होती है। तीन टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन आपकी होती है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और एक आपका होता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली हम जो इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं वो +2 लेवल, हम 2 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। इनके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। जो इनिशियल रेट रिएक्शन है, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको जरूर दूंगा। तो आपके पास 3 रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपके पास कोई 3 टाइप की रिएक्शन होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट क्या होती है, मान लो जब कोई बैट्समैन क्रिकेट खेलता है या फिर कोई स्टूडेंट है और उसने क्या किया, उसने इंग्लिश में जो उसका मैक्सिमम मार्क्स थे, जो स्कूल में जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100 थे, और जो इंग्लिश में जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए, जो उसने मार्क्स ऑब्टेन किए मान लो वो 80 किए, और किसी स्टूडेंट ने जो केमिस्ट्री के अंदर जो मार्क्स ऑब्टेन किए वो 85 किए आउट ऑफ 100, और फिजिक्स के अंदर उसने 80 मार्क्स ऑब्टेन किए आउट ऑफ 100। सिमिलरली मैथ्स के अंदर उसने 90 मार्क्स ऑब्टेन किए आउट ऑफ 100। सिमिलरली बायोलॉजी के अंदर, फिजिकल एजुकेशन के अंदर उसने
90 मार्क्स ऑब्टेन किए आउट ऑफ 100, ये मार्क्स उसने ऑब्टेन किए। अब मैं आपसे पूछूं कि उसने एवरेज कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, औसत उसका क्या रहा, तो आप क्या करोगे, आप ये सभी मार्क्स को कैलकुलेट करोगे। 5, 8, 8, 16, 16, 8, 24, 24, 9, 33 और 33, 9, 42। तो उसने 425 मार्क्स को ऑब्टेन किया आउट ऑफ 500। तो अब मैं आपसे पूछूं कि उसने एवरेज स्कोर कैसे ऑब्टेन किया, एवरेज स्कोर क्या था, तो आप क्या करोगे, आप 425 डिवाइड बाई 500, आप उसका एवरेज यहां पे ऐसे निकाल सकते हो। एवरेज टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाई कितना टोटल मार्क्स कितने में से उसने ऑब्टेन किया, ये एवरेज निकल जाएगा। एवरेज मतलब उसने इंग्लिश में एवरेज क्या रहा, उसका केमिस्ट्री का एवरेज क्या रहा, उसका फिजिक्स का एवरेज क्या रहा, मैथ्स का एवरेज क्या रहा और फिजिकल एजुकेशन का एवरेज क्या रहा, तो ये एवरेज निकल गया। तो सिमिलरली मान लो हम जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ये इसका एवरेज है, उस स्टूडेंट का इतना एवरेज रहा, 85, तो 85 उसका एवरेज रहा, 85 उसका एवरेज बनेगा। एवरेज कितना बनेगा उसका, 85 एवरेज बनेगा, इंटू में 100 आएगा ना, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना बनेगा उसका, तो उसका एवरेज कितना बनेगा, 85 उसका क्या बनेगा, एवरेज फॉर्म होगा। तो उसका मतलब क्या होगा, अगर प्रत्येक मार्क्स 100 का था तो उसका एवरेज जो उसका एवरेज था वो 85 था, मतलब उसने 85 मार्क्स ऑब्टेन किए, लेकिन उसने ऑब्टेन 90 भी किए हैं, उसने ऑब्टेन 80 भी किए हैं, बट एवरेज कितना निकला उसका, 85 निकला। तो इसका मतलब ये है एवरेज ये इसका है। लेकिन मैं किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पूछूं तो उसका इंस्टेंट स्कोर होगा। जैसे मान लो कोई रिएक्शन फॉर्म होती है, मैं इसको यहां से हटाता हूं, जैसे मान लो मैं कोई ग्राफ प्लॉट करूं, ये कोई ग्राफ है, और मैं वाई एक्सिस में मान लेता हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पे मैं मानता हूं टाइम, ये टाइम। सिमिलरली मैं एक ग्राफ और बनाता हूं, ये दूसरा ग्राफ है, ये दूसरा कोई ग्राफ है, यहाँ पे जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पे है टाइम। ये आपका कोई ग्राफ है दो। अब आपको पता है कि रिएक्टेंट जो है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। जब टाइम मान लो कोई रिएक्शन थी, आर कन्वर्ट होता था पी के अंदर, जब वो रिएक्ट नहीं किया था तो इसकी कंसंट्रेशन हायर थी, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। ये बार बार डिसोसिएट होगा जब आपको पता है इस बात का। रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या थी, बहुत कम थी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, हायर थी, लेकिन जो प्रोडक्ट है आपका उसकी कंसंट्रेशन थी ही नहीं, बिकॉज जब ये रिएक्ट करना स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो ये बना नहीं था, क्योंकि इसकी उपज ये है, जब इसने रिएक्ट किया तो ये बना, लेकिन जब इसने रिएक्ट किया ही नहीं तो ये एज इट इज था, इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल उतनी ही थी। लेकिन जैसे रिएक्शन होगी, रिएक्शन परफॉर्म होगी, जितना ये टूटेगा उतना ये बनेगा, मतलब जितना डिसअपीयर, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन इसकी डिक्रीज होगी उतनी कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज होगी। यस, तो अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि
कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो इस हिसाब से, इस ऐसे वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यस, वो ऐसे डिक्रीज होगा, वो ऐसे क्या होगा, डिक्रीज होगा। और सिमिलर वे में जब प्रोडक्ट जीरो था, जब प्रोडक्ट स्टार्टिंग में था, जैसे जैसे टाइम बढ़ा इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, ऐसे ऐसे। यस, तो मैं किसी टाइम पे मान लेता हूं, मान लो कोई टाइम मेरे पास है और किसी टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इस टाइम पे यानी मान लो ये 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट टाइम है, और इस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन मान लो 5 मोलैरिटी की रही होगी, इसकी कंसंट्रेशन 5 मोलैरिटी की इस पॉइंट पे रही होगी, लेट अस कंसीडर। और आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद यानी कि 10 मिनट पर इसकी कंसंट्रेशन कुछ इतनी बनी होगी, लेट अस कंसीडर ये डिक्रीज हुआ होगा और ये 2 मोलैरिटी का रह गया होगा। तो अगर मान लो मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लूं, इसका रेट निकाल लूं, रेट ऑफ रिएक्टेंट, तो मैं हाउ वुड यू फाइंड आउट, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, जो फाइनल कंसंट्रेशन जो उसका बचा है, फाइनल कितना बचा है, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना बचा है उसका 2 मोलैरिटी, इनिशियल कितना था 5 मोलैरिटी, डिवाइड में टाइम, फाइनल टाइम कितना है 10 मिनट, माइनस में 5 मिनट। अब ये कितना होगा, माइनस का 3 डिवाइड में कितना होगा 5, लेकिन ये कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज डिक्रीज होता है। तो ये जब डिक्रीज होगा, तो जब माइनस साइन हमने इंट्रोड्यूस किया, ये कितना आएगा, ये 3 आए, माइनस का 3 आएगा, माइनस 3 और माइनस प्लस का 3 होगा, तो 3/5 होगा। यस, दिस इज द एवरेज रेट, दिस इज द एवरेज रेट। सिमिलरली वहां पर भी ऐसे ही होगा। मान लो कोई टाइम था 5, जब 5 मिनट के ऊपर जब रिएक्शन थी, जब ये 5 मिनट था, तो इसकी जो मोलैरिटी थी वो 2 मोलैरिटी की थी, लेकिन 10 मिनट के बाद इसका जो मोलैरिटी हुआ 5 हुआ आफ्टर 10 मिनट, तो रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 5 मोलैरिटी, इतना बन चुका है वो, 5 - 2 डिवाइड में 10 - 5, तो कितना 3/5। तो रेट जितना रिएक्टेंट में चेंज आया उतना ही चेंज किस में आया, प्रोडक्ट में चेंज आया, तो चेंज ऑलवेज इक्वल होगा। मैंने आपको पहले भी इस बात के बारे में बताया है कि रेट हमेशा ही क्या होगा, रेट ऑलवेज इक्वल होगा। दूसरा साइन कन्वेक्शन, मैंने वहाँ पे वो आपको बता दिया। तो दिस इज द एवरेज रेट, ये एवरेज रेट है जब 2 टाइम इंटरवल हमें दिए गए हों। मतलब क्या, मतलब एवरेज रेट जो होगा, एवरेज रेट के अंदर लार्ज टाइम इंटरवल होगा, लार्ज टाइम इंटरवल, मतलब यहां पे टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा होगा। यू कैन से दैट, आप मान लो कोई रिएक्शन मेजर करते हो 3 सेकेंड 4 सेकेंड, तो मेजरेबल होगा, मतलब टाइम क्या होगा, मेजरेबल होगा, मेजरेबल टाइम, ये टाइम क्या होगा, मेजरेबल होगा। यस, लेकिन ये जो एवरेज रेट आपने सीखा, एवरेज रेट सीखते हुए आपने ये सीखा कि किन्हीं 2 टाइम इंटरवल के बीच में जो कंसंट्रेशन बची है उसका आपने अनुपात, उसका आपने रेशियो निकाला और उसको आपने एवरेज रेट बोल दिया, द मेजरेबल टाइम इन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द मेजरेबल टाइम, विद द चेंज ऑफ मेजरेबल टाइम इज नोन एज एवरेज रेट। yes the change in concentration of reactant with measurable time interval, किसी measurable time interval के दौरान जो चेंज आया, किस में चेंज आया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आया उसको आपने क्या बोला, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोल दिया। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 7, मान लो ये 5 कि 7 मिनट के बाद, ये 7 मिनट है कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, आफ्टर 7 मिनट कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया,
तो दैट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, हाउ मैनी चेंज, हाउ कितना चेंज, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, उसको आप कहते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एंड दिस इज डिनोटेड बाई डी बाई डी टी, डी बाई डिफरेंशियल चेंज इन टाइम, डिफरेंशियल चेंज इन टाइम। और ये लार्ज जब चेंज आएगा उसको आप मेजर करते हो डेल से या डेल्टा से, ऐसे, यस। लेकिन जब रिएक्शन में जब चेंज आता है बिल्कुल नैनोमीटर, बहुत ही फास्ट रिएक्शन, जो सेकंड के भी कुछ हिस्से में रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन वो सिलेबस का पार्ट आपका नहीं है, वो सिलेबस का पार्ट आपका नहीं है। तो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट क्या, एवरेज रेट होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आता है विद द टाइम इंटरवल, मेजरेबल टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस रेट किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो चेंज आता है, इनिशियल काफी तेज रिएक्शन। तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इनिशियल रेट। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अफेक्ट कराऊंगा। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।